तो हमने इस चैप्टर में अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और आखिरी में कल हमने पीएच पैमाना भी देख लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब हम पीएच पैमाने से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो बात करेंगे, अब हम जो है वो लवण पे बात करेंगे कि लवण परिवार क्या होता है ना। ये पीएच के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं लवण परिवार के बारे में कि लवण फैमिली क्या होती है। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, है ना, वही सॉल्ट जो कि हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, उसको भी, वो भी सॉल्ट ही है ना। वो सॉल्ट का उदाहरण है क्या, सोडियम क्लोराइड, बोले तो NaCl। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे कि कुछ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं लवणों के या फिर आप बोल सकते हो सॉल्ट्स के, है ना। और आपने एक बात तो बहुत बहुत बार सुनी होगी कि हमारे जो समुद्र होता है उसमें खनिज लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये वही लवण है, ये इनमें से लवण पाए जाते हैं समुद्रों में भी, है ना। तो इन लवण के बारे में चर्चा करना है। लवण का पीएच कितना होता है, बोल रहे हैं आप खुद से लवण को इकट्ठा करो और उनके पीएच की जांच करो कि इसका पीएच कितना होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। देखना, याद रखिएगा, जो भी लवण लवण काय से बने होंगे, अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रियाओं से मिलकर बने हुए होंगे, है ना। जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण बनते हैं, मतलब ऐसे प्रबल अम्ल, प्रबल प्रबल मतलब तीव्र अम्ल, प्रबल अम्ल या क्षारक के कारण से जो लवण बनते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उनका पीएच मान 7 होता है, और ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का मान कितना होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, और ये क्षारकीय होते हैं। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हालांकि है इंपॉर्टेंट, अगर ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखें तो ये चारों लाइन में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। आपको पता है कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, आपको पता है ना ये चीज। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, लवणों के साथ साथ पानी भी बनाते हैं, वो आपको पता है। अम्ल प्लस क्षारक, चेंजेस टू, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, माउस से लिखने में तकलीफ होती है। तो ये अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, आपको पता है ना। मतलब लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षारकों के आपस में मिलने से बनता है, H2O। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब भी इस प्रकार का, मतलब प्रबल अम्ल लेंगे, देखना मैं कलर चेंज कर देता हूं, जब हम प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षारक लेंगे, प्रबल अम्ल लिया हमने, ऊपर का एरो दिखा रहा है मतलब तेज अम्ल है, और तेजी क्षारक है, तेजी क्षारक है, तो लवण का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। दोनों ही जब प्रबल प्रबल है तो कितना होगा, लवण उदासीन बनेगा, उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। लेकिन यदि अम्ल जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, प्रबल कर दिया, अम्ल प्रबल कर दिया, और क्षारक कैसा कर दिया, क्षारक जो है वो दुर्बल कर दिया। अम्ल प्रबल कर दिया और क्षारक दुर्बल कर दिया, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा, अम्ल का प्रभाव ज्यादा होगा ना, प्रबल तो ये है, अम्ल का प्रभाव ज्यादा होगा, तो पीएच मान कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा ना पीएच मान। अम्ल तेज है तो इससे जो लवण बनेगा उसका मान भी कैसा होगा, अम्ल के हिसाब से ही होगा, तो उसका पीएच मान जो है वो 7 से कम हो जाएगा, है ना। 7 से कम हो जाएगा, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है कि नहीं, वही लिखा हुआ है, 7 से कम हो जाएगा, लवण का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा करें, यदि अगर अम्ल जो है वो दुर्बल ले लें, अम्ल दुर्बल ले लें और क्षारक जो है वो प्रबल ले लें, अब यहाँ पर क्षारक तीव्र है तो लवण का पीएच मान कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्षारकों का पीएच 7 से ज्यादा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, कल ही देखा था हमने, क्षारकों का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है ना। तो हम जब भी जो है वो, अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं और दुर्बल क्षारक लेते हैं तो लवण का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। अगर हाँ अम्ल दुर्बल लेते हैं और क्षारक प्रबल लेते हैं तो पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा।
है ना। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। यही बातें इसमें यहाँ पर भी लिखी हुई है इन्होंने। इन्होंने यहीं पर ये भी यही लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर जो बनाते हैं उसका लवण, उसका पीएच मान 7 होता है। यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यदि प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक क्या है? साधारण नमक आप जानते हो सोडियम क्लोराइड है। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि ये उदासीन लवण है। जो नमक होता है वो उदासीन होता है क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में, अभी अगर बुक पढ़ी होगी आपने तो उसमें साफ साफ दांडी यात्रा का वर्णन आया है। और दांडी यात्रा जो है वो नमक कानून से जुड़ी हुई यात्रा थी। अंग्रेजों ने क्या करा था, ऐसे नमक एसेंशियल चीज है, बिना नमक के खाना नहीं बन सकता, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या करा था, नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था जिससे नमक की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया था और बोला था नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इसका विरोध करेंगे और हम नमक कानून की अवज्ञा करते हैं, हम उसको नहीं मानते। और हम खुद, उन्होंने क्या करा था फिर, दांडी यात्रा करी थी और वहां पर जाकर समुद्र किनारे जाकर खुद से नमक बनाने की ठानी थी, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उनका इसको मतलब एक तरह से दांडी यात्रा तो उन्होंने नमक कानून के विरोध में तो करी थी, लेकिन इसका एक और उद्देश्य था लोगों को एकजुट करना। नमक एक ऐसी चीज थी जिससे लोग एकजुट हुए क्योंकि उनको पता चला कि हाँ बापू सही बोल रहे हैं कि नमक तो हमारा, नमक अगर महंगा दोगे तो क्या चलेगा, लोगों में रोष तो व्याप्त था ही। गांधी जी ने उस रोष का उपयोग किया लोगों को संगठित करने में, है ना। इसके कारण से नमक जो है वो जरूरी होता है। साधारण नमक रसायन को कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ क्या होते हैं? जब भी चीजों की फैक्ट्री लगती है ना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बोरोप्लस की फैक्ट्री लग रही है, तो बोरोप्लस की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ कच्चा माल तो आ रहा होगा जिसको मिलाकर वो बोरोप्लस बना रहे होंगे। या मान लीजिए पाउडर, जो आपका टेल्कम पाउडर होता है उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पाउडर बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो कच्चा माल कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा उसके लिए जिससे वो पाउडर बना सके। चलो छोड़िए, साबुन की बात ले लेते हैं। साबुन का उदाहरण लें, यदि हम साबुन बनाना है तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे साबुन बनती है। जो बेसिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं कच्चा पदार्थ, जिससे कोई प्रोडक्ट फाइनल में बनता है। तो जो हमारा नमक होता है ना, वो बहुत सारी इंडस्ट्री में कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, मतलब कपड़े धोने का सोडा बनाने में, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में नमक एक कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, NaOH, है ना। कौन कौन से तत्व विद्यमान है इसमें? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 तत्व विद्यमान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग क्या क्या है ना। और इसका जो है वो और इससे कौन कौन सी चीजें भी बाय प्रोडक्ट के रूप में भी निकलती है, वो भी देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक के जलीय विलयन में, मतलब पानी में नमक घुला हुआ है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें हम, तो ये क्या कर लेता है? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अजीब सी बात नहीं, केवल नमक के पानी को गर्म करा और आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखें, ये पूछा जा सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखने के लिए भी आ सकता है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, NaCl। NaCl की अभिक्रिया किससे करवाई, उसको जलीय रूप करवा लिया, उसको पानी रूप करवा लिया, उसमें पानी घोल दिया, नमक में क्या कर दिया, पानी घोल दिया, तो जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा नमक का, और विद्युत अपघटन करवाया। यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हो, एरो के ऊपर लिख सकते हो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमको जो है वो क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा NaOH, साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस और मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीजें मिलेंगी, है ना। एक बार हम रिएक्शन जो है वो अपने स्क्रीन पर लिख कर देख लेते हैं, जिसके कारण से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है नमक के पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर, NaCl, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। नमक के नमक यहाँ पर कैसा, यहाँ पर नमक कैसा है, सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, पानी से करवाई, पानी से करवाई। पानी कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो आप चाहो तो ये सोडियम सॉलिड और लिक्विड छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना अभी। धीरे धीरे जब टफ होती जाएंगी तो अपन उसको भी सीखते जाएंगे, सॉलिड लिक्विड भी लिखते जाएंगे, अभी नहीं लिख रहा हूँ। नमक की क्रिया पानी से करवाई और उसमें क्या करवाई, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। तो इस एरो के ऊपर आप लिख सकते हो विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें तीन चीजें प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना रहे थे हम, NaOH, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। देखो यहाँ पर से Na निकल गया, OH निकल गया और क्लोरीन निकल गया, है ना, सब चीजें निकल गई। लेकिन एक और सब्सटेंस बनता है इसमें जो कि आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है भाई, आप लोग को बुक दिखाई दे रही है? नहीं नहीं भैया। अभी हाँ हाँ भैया। हाँ, चलो। साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीजें निकलती हैं, इसी को याद भी रखना है आपको, है ना। इसको याद रखना है आपको। क्या क्या बना, सोडियम क्लोराइड की क्रिया पानी से करवाई पहले, तो ये जलीय विलयन बना लिया, और इसका विद्युत अपघटन करवाया तो NaOH बना, क्लोरीन बनी और हाइड्रोजन गैस भी बनी, है ना। इसका एक डायग्राम दिया हुआ, इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको याद रखेंगे आप, भूलना नहीं है। लवण परिवार की रिएक्शन देख रहे हैं, अभी जितनी रिएक्शन देख चुके हो वो सब अम्ल क्षार की रिएक्शन थी, अब लवण परिवार की रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया, ये वाली डायग्राम आपकी बुक में अलग तरह से दिया होगा, ये पुरानी बुक है जहां तक है, तो ये वाला डायग्राम आपको अलग तरह से दिया होगा। तो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, NaCl है। अगर हम जब इसको इसमें पानी में विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड पर, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर हमको ये मिलती है क्या, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी विद्युत अपघटन करवाएंगे ना हम, तो उसमें दो सिरे होंगे, एक धनात्मक सिरा होगा और एक ऋणात्मक सिरा होगा। सेल पे देखा होगा आपने, प्लस साइन बना रहता है और माइनस साइन बना रहता है। विद्युत धारा अपन जब भी प्रोवाइड करते हैं तो प्लस साइन किसको दिखाता है, मेंस को दिखाता है, और माइनस किसको दिखाता है, न्यूट्रल को दिखाता है ना। तो बैटरी, जब विद्युत धारा बैटरी से प्रवाहित की जाती है तो उस पर भी धन सिरा होता है और ऋण सिरा होता है। धन सिरे को बोलते हैं एनोड और ऋण सिरे को बोलते हैं कैथोड। तो जब भी हम विद्युत धारा प्रोवाइड करवाएंगे तो ऋण सिरे पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर हमको क्या मिलेगा, यानी कि धन सिरे पर हमको कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन, और बनेगा क्या, NaOH, है ना। इसका भी एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं कि रियल में कैसे बनाते होंगे, कैसे बनती होगी NaOH, इससे कैसे बनता होगा। इसके नीचे यहाँ पर कुछ ये चीज दी हुई है, इसका ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो नीचे दी हुई ना, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है और खाद के लिए किया जाता है, साथ ही अमोनिया निर्माण में भी किया जाता है हाइड्रोजन गैस के लिए। मार्गरीन क्या होती है अभी देख रहे हैं थोड़ी सी देर में, है ना। फिर उसके बाद जो है वो क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। क्लोरीन का गैस किया जाता है जल की स्वच्छता करने में, मतलब पानी को स्वच्छ करने में, स्विमिंग पूल की सफाई में भी किया जाता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब कि आपके घरों में कभी आपने देखा होगा जो आजकल पानी की फिटिंग के पाइप आते हैं वो आजकल प्लास्टिक के आने लगे, पहले लोहे के आते थे अब प्लास्टिक के आने लगे, उसको PVC बोलते हैं। ऐसे PVC की चद्दर है, जो आप प्लास्टिक की चद्दर देखते हो ना,
वो बेसिकली प्लास्टिक की नहीं होती है, पीवीसी की होती है। रोगाणुनाशक के रूप में, रोगों को मारने के लिए आपने कई बार देखा होगा नगर निगम जो है वो दवाई छिड़कता है तो उसमें क्लोरीन उपस्थित होता है, पूरी तरह से वो नहीं होता। अभी स्कूल जाओगे ना आप, तो स्कूल में भी आपको जो है वो ये दवाई छिड़कने के लिए बोला हुआ जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, तो उसमें क्लोरीन उपस्थित होता है सीएफसी के निर्माण में। सीएफसी जानते हो आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में। और कीटनाशक के रूप में भी, रोगाणुनाशक के रूप में भी, मतलब बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, और कीटनाशक के लिए मतलब कि फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं ना उसके लिए भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। NaOH का यूज किस लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NaOH आपका टॉपिक भी है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे नई बुक में जो अलग तरीके से दिया हुआ। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। फाइबर की शीट भी बनती है, आपने देखा होगा, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी NaOH का यूज किया जाता है। तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, ग्रीस के दाग समझते हो ना। फिर उसके बाद साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए भी, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। अच्छा, ये तो तीनों चीजों के उपयोग है, हो गए। लेकिन एक और चीज है, अगर हम इससे H2 और Cl2 को आपस में मिला लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देख रहे हो, यहाँ पर एक ऐसा ये वाला चीज बनी हुई है ना, ये एरो बना हुआ है ना, ये एरो बता रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl बनता है। और HCl का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्पात की सफाई पे, मतलब स्टील को साफ करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए, और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए। सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप का सामान बनाने के लिए भी HCl का यूज किया जाता है। और यदि हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, क्लोरीन और NaOH, क्लोरीन और NaOH की क्रिया कहाँ यूज किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, घरेलू विरंजन के लिए, मतलब साफ सफाई के लिए, और वस्त्र विरंजन के लिए, मतलब ब्लीच करने के लिए, वस्त्रों को ब्लीच करने के लिए, सफेद कपड़ों को ब्लीच करने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। विरंजक चूर्ण का यूज सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है ना। तो ये सारी क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद है, मतलब ये क्लोर क्षार अभिक्रिया जब की जाती है तो ये सारी चीजें बनती हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, NaOH, और इन दोनों की मदद से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और विरंजक चूर्ण भी बनता है। तो ये NaOH के बारे में था। कितनी बातें हैं NaOH के बारे में, कुछ भी नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कैसी क्या बातें हैं, क्या जानते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर हमको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिखेंगे, NaCl प्लस H2O, विद्युत अपघटन करवाने पर NaOH Cl2 हाइड्रोजन गैस बनती है। NaOH का उपयोग क्या किया जाता है, NaOH का उपयोग जो है वो धावन सोडा बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, सफाई अभियान, मतलब स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक तो ईंधन के रूप में किया जाता है इसको, और कहाँ किया जाता है, खाद के लिए और अमोनिया निर्माण के लिए। मार्गरीन क्या होता है एक बार देख लेते हैं गूगल पे अपने, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। Margarine is a processed food that is designed to taste and look similar to butter। मतलब हाइड्रोजन गैस से मार्गरीन बनाया जाता है और ये बटर के जैसा होता है, लेकिन बटर नहीं होता है। वेजिटेबल ऑयल से किया जाता है इनका हाइड्रो, अजीब बात है, लेकिन मार्गरीन जो है वो बटर के जैसा होता है, लेकिन बटर नहीं होता, बटर से थोड़ा सा अलग होता है। और वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनीकरण से बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल मतलब कि जो हम खाने का तेल होता है ना, उसके हाइड्रोजनीकरण करके जो है मार्गरीन बनाया जाता है। तो ये कुछ होता है मार्गरीन, है ना, मक्खन जैसा होता है। तो हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है वेजिटेबल ऑयल का, इसलिए बोला हुआ है कि हाइड्रोजन का उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये NaOH के बारे में था। इसके बाद अगर NaOH का उपयोग देखें तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन निर्माण के लिए, अपमार्जक निर्माण के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के लिए। बस NaOH इतना ही था। दूसरा पोर्शन आ जाता है विरंजक चूर्ण।
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर बस इतना ही है ना। तो इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछेंगे NaOH क्या है, इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो आप ये लिखोगे NaOH के बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी ये वाली रिएक्शन लिखोगे और NaOH का उपयोग लिख दोगे, ये वाला, है ना। और नई बुक में डायग्राम भी है, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो वो डायग्राम बना देना, इजी डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ वो, क्योंकि वो वीडियो में दिखा दूंगा वो। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण किसे बोलते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए। धावन सोडा किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए। बस इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो मेरे ख्याल से NaOH आपको समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है अपना विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। कौन कौन से तत्व विद्यमान है इसमें, कैल्शियम का क्या होता है Ca, ऑक्सीजन O, Cl2 मतलब क्लोरीन, इसमें भी 3 तत्व विद्यमान है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा CaOCl2। कैसे बनाया जाता है इसको जो है बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस पर हम कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। जो हमको सोडियम क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस मिली थी ना, उसको हमने फ्लो करवा दिया CaOH का होल ट्वाइस पर, तो हमको जो है विरंजक चूर्ण मिलता है। एक बार अभिक्रिया लिख कर देखते हैं, बहुत ईजी सी अभिक्रिया है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लेते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है क्या, बुझा हुआ चूना। इस पर क्या करा हमने, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवाई, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवा दी। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, है ना। जैसे ही प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, याद रखना पड़ेगा आपको, CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। देखो बचा क्या क्या है, अभी कैल्शियम निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, कैल्शियम निकल गया, बचा क्या हुआ, हाइड्रोजन बचा हुआ है ना अभी। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। वो कैसे निकलता है, वो जो है यहाँ पर देखिए, आज कंप्यूटर नाटक कर रहा है बहुत। वो देखिए यहाँ पर पानी के रूप में निकलता है, मतलब H2O के रूप में निकलता है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, पानी के रूप में निकलता है। तो थोड़ा सा आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है और ब्लीचिंग पाउडर के साथ बनता है पानी। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम ए, क्लोरीन 2, है ना। तो रिएक्शन बैलेंस है, क्या करा, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई, तो ब्लीचिंग पाउडर बना और पानी बना। ये रिएक्शन हो गई दूसरी रिएक्शन, जो कि बहुत इजी सी है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कागज उद्योग में कागज को साफ करने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री को साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ये अलग अलग हैं तीनों रीजन। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, मतलब कपड़े जो होते हैं वो उसमें पीलापन रहता है, उस पीलेपन को साफ करने के लिए, बिल्कुल व्हाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में डुबोया जाता है उसको। तो वस्त्र क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है वो कागज की फैक्ट्री में भी किया जाता है, कागज में भी सेम रीजन है। 2 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा बचा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग देख रहे हैं हम। वस्त्र उद्योग में किया जाता है पीले वस्त्रों को साफ करने के लिए, कागज उद्योग में भी वही, कागज को साफ करने के लिए, और कागज उद्योग में जो लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री साफ करने के लिए। जो लकड़ी से कागज बनता है ना, तो वो लकड़ी तो कैसी होती है, ब्राउनिश होती है, उसको व्हाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो अभिकारक के रूप में यूज किया जाता है। उपचायक की जगह अभिकारक भी लिख सकते हो, है ना।
फिर उसके बाद पीने वाले पानी को जल को पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए एवं रोगाणुनाशक के रूप में, ये अलग अलग उपयोग है ना। पीने वाले जल को, उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है उसमें, है ना। और रोगाणुनाशक के रूप में भी, मतलब जो रोगाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मारने के लिए भी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ना। तो जो नर्मदा जल आता है, तो आप नर्मदा जल आपके घर में आता है यदि, तो उसके बारे में अगर आप नर्मदा नदी में जाओगे और वहां का पानी पियोगे तो आपको टेस्ट अलग आएगा, और आपके घर में जो आ रहा है उस पानी का टेस्ट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम का पानी भेजा जाता है वो कई प्रकार की ब्लीचिंग प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको रोगाणुनाशक दवाइयों मिलाई जाती है उसमें, जिसके कारण से वो पानी साफ हो जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके कारण से हमें नर्मदा जल का स्वाद थोड़ा सा अलग लगता है नॉर्मल नर्मदा के पानी से, है ना। तो पानी को रोगाणुनाशक बनाने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ब्लीचिंग पाउडर इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है वो आप याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को याद रखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बचा हुआ बेकिंग सोडा और धावन सोडा भी थोड़ा सा अच्छा खासा बचा हुआ है, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।